आइए आज केमिस्ट्री का एक रैंडम लेक्चर आपके लिए इस वीडियो में हम ला रहे हैं। आपके ओवरऑल रिवीजन तो ये नहीं कराएगा, लेकिन कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स जो आपको एकदम बिल्कुल सुन करके याद रखने की जरूरत है, उस पर ये लेक्चर आपको फोकस डालने जा रहा है। केमिस्ट्री में बहुत सारा काम करके हमने आपको दिया हुआ है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर पूरी वीडियोस को आप सही तरीके से देख लेते हैं प्लेलिस्ट में जा करके, तो आपको लगेगा कि आज मैट्रिक का एग्जाम आ जाए तो हम उसको बेहतर परफॉर्मेंस के साथ सफर कर जाएंगे और अच्छी लिखावट और अच्छे मेरिट के साथ हम वहां से क्वेश्चन का आंसर दे कर आएंगे। फिर भी जब तक एग्जाम होता नहीं है तब तक तो हम जंग नहीं जीतते हैं, ना आप जीतते हैं ना हम जीतते हैं। हमारा भी प्रयास और आपका भी प्रयास दोनों मिला हुआ रहना चाहिए, ताकि वो एक अच्छे परिणाम पर ले जा करके हमको और वहां छोड़े। आइए देखते हैं कुछ हाईलाइटेड चीज जो हम आपको आज दे रहे हैं। मानव शरीर में भोजन का पाचन एक अपघटन अभिक्रिया है। ये किस तरह का रिएक्शन है? अपघटन अभिक्रिया है। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन एक अपघटन अभिक्रिया है, इसे ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रियाएं हमेशा साथ साथ होती है। ये चर्चा पहले भी हम कर चुके हैं, लेकिन अब फिर से एक बार करने का और ऐसे आने वाले समय में और चर्चा का मामला बन सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बातें आज बोली चली गई है वो आगे नहीं होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रोटेक्शन हमेशा जरूरी है, हौसला हमेशा जरूरी है। आप बच्चे हो, आपको एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए हर बातें राउंड ले करके याद दिलाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा अब वीडियोस बनाना शुरू करूं ताकि कुछ हाईलाइटेड चीजों पर आपका ध्यान हमेशा जाते रहे और उसके इर्द गिर्द कुछ जो सब्जेक्टिव है, जो और भी लंबी बातें हैं, उसको आप एक बार रिमाइंड करते रहें ताकि एक बेस्ट रिवीजन आपको मिलता रहे। ऑक्सीकरण और अपकरण अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। अब ये ऑक्सीकरण अपकरण की जब चर्चा होगी तो आपके दिमाग में बात आएगी कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, अपकरण किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक क्या होता है, अपकारक क्या होता है। ये तमाम बातें पहले भी चर्चा हम किए हैं। लेकिन ऑक्सीकरण ऑक्सीजन का संयोग, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जाए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपकरण क्या है? हाइड्रोजन का संयोग, ऑक्सीजन की विरक्ति, वहां से ऑक्सीजन को हटाना अपकरण कहलाता है। अब ऑक्सीकरण अपकरण की अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, ये तो बात हो गई। अब और देखें क्या है बात। कोई पदार्थ में जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपकारक, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो अपकारक कहलाता है, और जिसका अपकरण हो रहा है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ऑक्सीकारक क्या होता था? जो दूसरे को ऑक्सीकृत करे और खुद अपकृत हो। अपकारक क्या कहलाता था? जो दूसरे को अपकृत करे तो खुद ऑक्सीकृत हो। वही बात लिखी हुई, जिसका ऑक्सीकरण होता है वह अपकारक तथा जिसका अपकरण होता है वह ऑक्सीकारक कहलाता है। ये बड़ा कंफ्यूजन वाला चीज है, इसीलिए गंभीरता से चीजों को समझना है। कोई पदार्थ जिस न्यूनतम ताप पर जलता है उसे ही हम उसका प्रज्वलन ताप यानी इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। जनरली अम्ल का जलीय विलयन खट्टा होता है, ये तो चर्चा में है, पर भस्म पर ध्यान थोड़े कम जाते हैं, इसीलिए मैंने इसको लाया। भस्म का जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है। अब देखिए, हाइड्रोजन आयन अम्ल की उपस्थिति और हाइड्रोक्सिल आयन क्षार या भस्म की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है। प्रबल अम्ल पूर्णतः आयनिक हो जाते हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। और अम्ल धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, ये बात पता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये बहुत चर्चा का मामला बना हुआ है। मैंने बहुतों बार इसकी बात करी है। आवर्त सारणी में किया था, फिर उसके बाद किया और आज फिर कर रहे हैं। ये सब चीजें देखिए हमने पहले आपको पढ़ाया हुआ है।
फिर भी इस वीडियो को देख के फिर से रिमाइंड हो जाएगा आपको। ये रिमाइंडर वीडियो है मोटा मोटी आपके लिए। खाने वाला सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, धोवन सोडा यानी धोने, कपड़े धोने के लिए जिस सोडा का यूज करते हैं वो Na2CO3 इंटू 10H2O है। ये रावाकरण का जल, इसके अंदर में 10 मॉलिक्यूल वाटर का रहना है, तो Na2CO3 इंटू 10H2O ये धोवन सोडा कहलाता है। जिप्सम कितनी बार चर्चा की है मैंने, CaSO4 इंटू 2H2O। और जिप्सम को ही जब 120 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म कर देते हैं तो ये पीओपी बनता है। पीओपी का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूज तो आपको बताया था मैंने, हड्डी उड्डी टूटता है तो डॉक्टर यूज करता है, फिर मूर्ति उर्ति बनाने में। ये आप ध्यान दीजिए उन चीजों को, मैंने आपको ये सिखाया हुआ है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O ये पीओपी का केमिकल फॉर्मूला होता है। अब देखिए एक चीज मैंने खुद से बार बार मैं आपको ये समझा रहा हूं कि Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 प्लस Cu ये संभव है रिएक्शन, क्योंकि कॉपर से ज्यादा क्रियाशील धातु है जिंक। इसीलिए कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब जिंक डालेंगे ये कॉपर को वहां से विस्थापित करके खुद अपना सल्फेट बना लेगा, तो ये संभव है। लेकिन अगर कॉपर को आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस Zn ये संभव नहीं है। कॉपर की इतनी औकात नहीं है कि जिंक सल्फेट से जिंक को वो विस्थापित कर दे। इसीलिए मैंने दोनों रिएक्शन आपके सामने रखे कि ये संभव है और ये असंभव है। अब देखिए कुछ एल्वाइज हैं, मिश्र धातु हैं। ये भी मिश्र धातु है, ये भी मिश्र धातु है, ये भी मिश्र धातु है और ये भी मिश्र धातु है। पीतल की चर्चा पहले हम कर चुके हैं, फिर चर्चा कर रहे हैं। पीतल जो वो कॉपर और Zn से मिलकर के बनता है, लेकिन उस वीडियो में इसका परसेंटेज हमने आपको नहीं दिया था। बाय द वे अगर एग्जामिनेशन में पूछ दे तो 80% कॉपर 20% जिंक होता है। ब्रॉन्ज भी एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर 90% और टीन रहता है 10% इसमें। सोल्डर जो सोल्डिंग करते हैं हम लोग, सोल्डिंग के लिए जो यूज करते हैं मिश्र धातु एलवाय, वो Sn 50% और लेड मतलब टीन भी 50% और आधा आधा दोनों का मामला है। लेड 50% और 50% टीन मिल करके सोल्डर बनाता। अब ड्यूरालुमिन बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मतलब मजबूत मिश्र धातु है। ये हवाई जहाज वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। इसमें देखिए कितने मिले हुए हैं। एल्युमिनियम की अधिकता रहती है, 95% एल्युमिनियम होता है। कॉपर 3%, मैग्नीज आपको 1%, मैग्नीशियम 0.5% एंड सिलिकॉन 0.5%। तो कुल मिलाकर के आज के इस वीडियो में जो भी चीजें हमने आपको बताया, जो भी चीजें हम आपको सिखाए हैं, जो भी चीजें आपके सामने है वो बिल्कुल सामने है। और ये एक तरह से चूंकि वर्ष का अंत समय है और ये 2025 अब हम लोगों के सामने से 2-4-5 दिनों का ये मेहमान है, हमारे सामने से नहीं हमारे जीवन से यह चीज अब पीछे जा रहा है। इसी को कहते हैं गुजरते हुए समय का अनुभव लेना, गुजरते हुए समय को महसूस करना। ये मेरे भी सामने से जा रहा है और ये आपके सामने से भी जा रहा है। वक्त को परखिए, वक्त के साथ चलिए और दुनिया में वही इंसान आज तक सफल हुआ जिन्होंने अपने समय को सही तरीके से उपयोग किया और जिन्होंने वक्त के कीमत को समझा, जिन्होंने लोगों की कीमत को समझा, जिन्होंने अपने शिक्षक की कीमत को समझा। और मैट्रिक परीक्षा में वही बच्चा 400 प्लस मार्क लाएगा जो एलन एकेडमी 24 के इस परिश्रम की, इस मेहनत की कीमत को समझेगा। तो सारी चीजें मोटा मोटी मैंने आपको बता दी है। कल संडे, आपको पता है कि संडे को वीडियो अपलोड नहीं होता है, तो कल की छुट्टी होगी और वर्ष के अंतिम दिन अपनी नम आंखों से 2025 को विदा होते हुए आप देखेंगे। और उस दिन भी आपका ये वीडियो नहीं अपलोड होगा, क्योंकि उस दिन भी हम असमर्थ होंगे आपको वीडियो
बनाकर देने से कुछ व्यस्तता रहती है, कुछ नए नए लोग आते जाते हैं, नए नए लोगों से हम लोग भी मिलते हैं और जाने वाले इस वर्ष को हम लोग सलाम कहते हैं। आने वाले वर्ष के इंतजार में 31 तारीख को आंखें बिछाए बैठे रहते हैं हम। तो आ रहा है 2026 का नया साल, एक नई जोश, नई ऊर्जा के साथ आपके साथ हम फिर आपको मिलेंगे और फिर एक नई बात हम आपसे करेंगे, क्योंकि 2025 के अंत तक जितने वीडियोस आपको मिले उसका जो एक निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, वो आप महसूस कीजिए और हम कुछ नए अंदाज में नए वर्ष में 2026 में आपके आने वाले मैट्रिक एग्जाम के लिए एक नई तैयारी के साथ आपको निश्चित रूप से हम मिल रहे हैं। तब तक के लिए इस वीडियो से मैं आपको विदा चाहता हूं और ये हमेशा दुआएं देता हूं कि जीवन में ऐसे बहुत से नए साल को आप देखें, जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल करें और बड़े से बड़े मुकाम पर पहुंचे। और इसी के साथ आने वाले नए साल 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हम देते हैं और यह प्लेटफॉर्म नए साल की बधाई देता है आपको और नए ऊर्जा के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए हौसले के साथ ये कहता है कि जीवन में जीता वही जिसने संघर्ष किया, जीवन में ऊंचाई को उसी ने छुआ जिसने वक्त से लड़ना सीखा। थैंक यू सो मच।